नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका गेम ऑफ एग्जाम्स हरियाणा में। मैं सतीश सांगवान और हम आ गए हैं अपनी कंप्यूटर मास्टरी सीरीज में पार्ट 22 में। दोस्तों, पिछले पार्ट में हमने कवर किया था एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज और आज का टॉपिक है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज। और मैं आपको बता दूं, ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सीईटी में, एसएससी सीजीएल या फिर सीएचएसएल और हरियाणा के सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। इस एक वीडियो में आपको मिलेगा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हिस्ट्री, क्लासिफिकेशन और टाइप्स, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर, फ्लो चार्ट एंड सिंबल्स, एल्गोरिदम, डेफिनेशन एंड प्रॉपर्टीज और लास्ट में क्विक रिवीजन। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, पहले समझते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती क्या है। जिस तरह हम इंसान आपस में बातचीत करते हैं इंग्लिश या हिंदी में या फिर किसी दूसरी लैंग्वेज, उसी तरह कंप्यूटर से बात करने के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। सिंपल डेफिनेशन याद रखो। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस और कमांड्स दैट टेल्स ए कंप्यूटर व्हाट टू डू। यानी कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है या फिर सेट ऑफ कमांड्स को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोला जाता है, जो कंप्यूटर से बात करके उसको बताता है कि करना क्या है। जस्ट एज कंप्यूटर सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज समझता है, यानी कि जीरो और वन। क्या करता है? सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज समझता है, जीरो और वन की फॉर्म। लेकिन हमारे लिए जीरो और वन में डायरेक्टली लिखना मुश्किल था, इसलिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस बनी, जो हमारी तरह की भाषा को कंप्यूटर की लैंग्वेज में कन्वर्ट करती हैं। क्या करती हैं? कन्वर्ट ह्यूमन रीडेबल कोड टू बाइनरी। बाइनरी क्या समझता है? कंप्यूटर समझता है। ये काम करते हैं ट्रांसलेटर्स। कौन सा? कन्वर्जन का। जैसे कंपाइलर्स, इंटरप्रेटर्स एंड असेंबलर्स। कौन करते हैं? कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबलर। इसका कन्वर्जन। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को बाइनरी कोड में कन्वर्ट कौन करते हैं? कंपाइलर, इंटरप्रेटर या फिर असेंबलर। इनको डिटेल्स में हम आगे देखेंगे। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को 5 जनरेशन्स में डिवाइड किया गया है। ये एग्जाम्स में डायरेक्टली पूछा जाता है। फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज। 5 कौन कौन सी हैं? फर्स्ट से लेके 5th तक। तो फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज ये बाइनरी लैंग्वेज है, या फिर इसको मशीन लैंग्वेज इसका नाम है। और ये बाइनरी लैंग्वेज है, यानी कि जीरो और वन में लिखा जाता है। जैसे कि 01 000 1101। इसको ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं होती, क्योंकि ये 01 की कोड लैंग्वेज को कंप्यूटर डायरेक्टली समझता है। इसको लिखना बहुत ही मुश्किल और टाइम कंज्यूमिंग था। इंसान के लिए लिखना और पढ़ना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। इसीलिए सेकंड जनरेशन लैंग्वेज आई, जिसको बोला गया असेंबली लैंग्वेज। इसमें निमोनिक्स यूज किए गए, जैसे कि ऐड, एमओवी, मतलब शॉर्ट कोड्स। इसे ट्रांसलेट करने के लिए असेंबलर नाम का प्रोग्राम यूज होता है। कौन सा होता है असेंबलर? जो असेंबली लैंग्वेज को बाइनरी कोड में या फिर मशीन कोड में कन्वर्ट करता है। स्टिल मशीन डिपेंडेंट था। एक कंप्यूटर के लिए लिखा कोड दूसरे पर नहीं चलता था, यानी कि एक कंप्यूटर पर लिखा, अगर उसको दूसरे कंप्यूटर में चलाना है तो वहां पे नहीं चलता था। ये मशीन डिपेंडेंट होता था। जिस मशीन पे चलाना है उसी मशीन पे लिखा जाता था।
फिर आई थर्ड जनरेशन लैंग्वेजेज, जिनको हाई लेवल लैंग्वेजेज बोला गया। यहीं से सारा रिवॉल्यूशन आया। इसका सिंटेक्स बिल्कुल इंग्लिश जैसी लैंग्वेज की तरह, जैसे कि फोर लूप्स, इफ एल्स फंक्शंस, सब कुछ इजी हो गया। एग्जाम्पल्स थे इसके फोर्ट्रॉन, कोबोल, सी, जावा, पाइथन या फिर सी प्लस प्लस। इसको कंपाइलर या फिर इंटरप्रेटर के थ्रू मशीन कोड में कन्वर्ट किया जाता है। मोस्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इसी जनरेशन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसको इसको हाई लेवल लैंग्वेज को कंपाइलर और इंटरप्रेटर के जरिए मशीन कोड में कन्वर्ट किया जाता है। असेंबली लैंग्वेज को असेंबलर के जरिए कन्वर्ट किया जाता था। फिर आती है फोर्थ जनरेशन, और भी इजी होगी, मोस्टली डेटाबेस और रिपोर्ट के लिए। फोर्थ जनरेशन किसके लिए थी? डेटाबेसेस और रिपोर्ट जनरेशंस के लिए। इसका एग्जांपल है एसक्यूएल, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ये डिफाइन करता है क्या करना है और कैसे करना है। यानी कि जो एसक्यूएल लैंग्वेज है या फिर फोर्थ जनरेशन लैंग्वेजेस में नॉर्मली ये डेटाबेस से इंटरेक्ट करने के लिए बनाई गई थी। मतलब क्या करना है, डेटा कहाँ से लेना है और कैसे करना है। फिर आती है फिफ्थ जनरेशन, एआई और नेचुरल लैंग्वेज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के लिए। इसके एग्जांपल्स हैं प्रोलॉन्ग, मरकरी। अब तक ये फुली डेवलप्ड नहीं हुई है। यानी कि ये ऐसी लैंग्वेज है जो हम जिस भाषा में बोलते हैं या फिर इंग्लिश में बोलते हैं, आजकल हम जैसे चैट जीपीटी से चैट करते हैं या फिर जैसे अलग अलग टूलिंग कोड, हम सिर्फ लिखते हैं कि ये ऐसा कोड चाहिए और वो कोड बन के आ जाता है। लेकिन अगर एक ऐसी कोडिंग लैंग्वेज ही बनने जा रही हैं जैसे कि प्रोलॉन्ग और मरकरी, इन पे काम चल रहा है। ये एआई बेस्ड है, जिसमें मतलब पूरी लैंग्वेज जो कोडिंग लैंग्वेज है वो हमारी ह्यूमंस की तरह हुई है, तो इंग्लिश में या फिर हमारी जो नेचुरल लैंग्वेज हिंदी या फिर किसी भी दूसरी लैंग्वेज। अब बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का टाइमलाइन। ये डायरेक्टली पीवाईक्यूज में आ जाता है। सबसे पहले 1943, 1943 1943 में एनईए या फिर मशीन कोड की बात हुई। ANIAC या फिर मशीन कोड, जिसको बाइनरी कोड या फिर बाइनरी लैंग्वेज बोला था। फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर पूरा जो प्रोग्राम्ड इन बाइनरी लैंग्वेज में था वो एनईए था। कौन सा था? एनईए। इसको किसी ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं थी क्योंकि ये मशीन कोड में। फिर आया 1949, 1949 में आई असेंबली लैंग्वेज। कौन सी आई? असेंबली लैंग्वेज, जिसको कन्वर्ट करने के लिए किसकी जरूरत पड़ी? असेंबलर की। ये टाइमलाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखें, एग्जाम्स में डायरेक्टली पूछा जा सकता है। फिर आती है असली रिवॉल्यूशन हाई लेवल लैंग्वेजेस की, 1957, फॉर ट्रेन। किसने डेवलप की? आईबीएम ने। इसको फॉर ट्रेन की फुल फॉर्म होती है फॉर्मूला ट्रांसलेशन। ये वर्ल्ड की फर्स्ट हाई लेवल लैंग्वेज थी, यूज्ड इन साइंस एंड मैथ में यूज की जाती है, साइंस और मैथ में। इसके नाम से ही पता चल रहा होगा, फॉर्मूला ट्रांसलेशन। फिर आता है 1959, कोबोल। किसने बनाई थी? ग्रेस होपर ने। किसने? ग्रेस होपर ने। ये कॉमन बिजनेस बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज है, ग्रेस होपर के द्वारा बैंक्स और बिजनेसेस में यूज की जाती। फिर 64 में कमेनी एंड कूड्स ने बेसिक नाम से एक लैंग्वेज दी। तब 64 में। फिर 72 में सी लैंग्वेज का आविष्कार हुआ। किसने? डेनिस रिची ने। सी लैंग्वेज जो मदर ऑफ ऑल लैंग्वेजेस मानी जाती है। अब जब भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करते हैं सबसे पहले नाम आता है सी लैंग्वेज का। ये यूज ऑपरेटिंग सिस्टम्स के लिए यूज की जाती है या फिर सिस्टम सॉफ्टवेयर्स के लिए।
फिर 1980 में आई C++, 1980 में C++ का इजाद हुआ। फिर 91 में पाइथन, किसने, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आज के टाइम AI और मशीन लर्निंग के लिए पाइथन का यूज होता है, पाइथन लैंग्वेज में कोडिंग की जाती है। ये आई कब थी? 91 में। किसने दी थी? गुडियो वैन रोसम ने, गुडियो वैन रूसम ने। फिर 95 में आई जावा, और किसने दी थी? जेम्स गोसलिंग ने। किसने? जेम्स गोसलिंग ने। जावा को राइट वंस रन एनीवेयर भी बोला जाता है, मतलब एक बार लिखो आप कहीं भी चला सकते हो। फिर जावा स्क्रिप्ट भी आया जो 95 में ब्रेंडन ईच ने, जो वेब के लिए यूज की जाती है। फिर 95 में ही PHP भी आई, 95 में PHP लैंग्वेज आई। ये किसने दी थी? रेसमस। फिर आता है 2000 के बाद वाला, 2000 के बाद। इसमें अलग अलग लैंग्वेजेज आई जिसका वो बोला जाता है, एक है स्विफ्ट नाम से लैंग्वेज, स्विफ्ट। ये भी इतनी ज्यादा पॉपुलर नहीं है। कोटलिन या फिर डार्ट, ये मॉडर्न लैंग्वेजेज हैं। जैसे स्विफ्ट जो एप्पल और iOS में यूज होती है, कोटलिन एंड्रॉइड कोडिंग के लिए भाई जेट ब्रेन्स ने दी थी, डार्ट जो गूगल और फ्लटर के लिए। अब कुछ इंपॉर्टेंट की फैक्ट्स जो लैंग्वेजेस के बारे में है वो याद रखना। इस टेबल का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो कि कौन सी लैंग्वेज की फुल फॉर्म क्या है, किसने डेवलप की थी, साल कौन सा था, और इसका प्राइमरी यूज क्या होता है। जैसे कि जो फोर्ट्रेन है वो, उसका फुल फॉर्म है फॉर्मूला ट्रांसलेशन, डेवलप की थी IBM ने 1957 में। ये वर्ल्ड की फर्स्ट हाई लेवल लैंग्वेज मानी जाती है, और इसका प्राइमरी यूज हुआ था साइंस और मैथ के लिए। फिर आती थी 1959 में कोबोल, जिसका फुल फॉर्म है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। किसने दी थी? ग्रेस होपर ने। कब? 1959 में। मेन यूज था बिजनेस और बैंकिंग में। इसी तरह से लैंग्वेज आई बेसिक 1964 में। बेसिक की फुल फॉर्म याद रखो, बिगिनर्स ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। B फॉर बिगिनर्स, A फॉर ऑल पर्पज, S फॉर सिंबॉलिक, I फॉर इंस्ट्रक्शन, C फॉर कोड। किसने दी थी? केमेनी एंड वुड्स ने। केमेनी एंड वुड्स ने 1964 में। यूज किसके लिए होता था इसका? टीचिंग के लिए। तो इसी तरीके से C++, पाइथन, जावा, जावास्क्रिप्ट, ये किसके द्वारा डेवलप की गई हैं और साल इनका कौन सा है, इसको याद रखें। इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले लें और इसको अपने टेबल पे रखें, या फिर मोबाइल में जब भी आप रिवीजन करें एक बार फोटो देख लें, या फिर इसका प्रिंट आउट लेके देख सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पूछा जा सकता है कि कोबोल की फुल फॉर्म क्या है, फोर्ट्रेन का फुल फॉर्म क्या है, किसने डेवलप की थी, या फिर किस साल में आई थी, ये हाई लेवल लैंग्वेज है या फिर लो लैंग्वेज, मशीन लेवल लैंग्वेज है या फिर असेंबली लैंग्वेज है इसका, या फिर प्राइमरी यूज क्या था। इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। जैसे कि जावा जो है वेब डेवलपमेंट, एंड्रॉइड एंटरप्राइज के लिए यूज होती है। पाइथन आजकल AI और ML या फिर डेटा साइंस में काफी यूज हो रही है। जावास्क्रिप्ट वेब ब्राउजर स्क्रिप्टिंग के लिए यूज होती है। तो इस तरीके से इसको याद रखें। अब बात करते हैं कंपाइलर्स और इंटरप्रेटर की या फिर असेंबलर्स। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। हर बार 1 से 2 क्वेश्चन जरूर आता है। अभी भी जो पीछे रिसेंट में एग्जाम हुए हैं KVS या NVS के, उनमें किसी ना किसी एग्जाम में कंपाइलर और इंटरप्रेटर से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर थे। जब हम हाई लेवल लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखते हैं तो यूज उसे मशीन लैंग्वेज या फिर बाइनरी में कन्वर्ट करना पड़ता है, क्योंकि जो कंप्यूटर है वो सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज समझता है। कौन सी लैंग्वेज समझता है? बाइनरी। तो जो हमने जिस लैंग्वेज में कोड लिखा है उसको बाइनरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और इसी कन्वर्जन को करते हैं ये कन्वर्टर्स, या फिर इसको ट्रांसलेटर्स बोला जाता है। तो ट्रांसलेटर्स 3 तरह के होते हैं। कंपाइलर, कंपाइलर क्या करता है, जो पूरा जो सोर्स कोड है उसको, इंटायर सोर्स कोड को एक साथ ट्रांसलेट करता है। पहले सारा कोड चेक करता है,
फिर रन होता है। अगर एरर है तो पूरा लिस्ट एक साथ देता है, यानी कि कहाँ जहां भी एरर आया पूरा एक बार पूरे कोड के थ्रू गो थ्रू होएगा, उसको कन्वर्ट करेगा और जो एरर है उसकी पूरी एक लिस्ट एक साथ दे देगा। इसका जो स्पीड है वो एग्जीक्यूशन फास्ट होता है, क्योंकि पूरे कोड को एक साथ कर वो कन्वर्ट कर देता है। एग्जाम्पल है इसके सी या फिर सी प्लस प्लस के लिए यूज होता है क्या, कंपाइलर। कंपाइलर एक साथ पूरा, लाइक ए बुक ट्रांसलेटर हु ट्रांसलेट्स इंटायर बुक फर्स्ट। इंटरप्रेटर, ये वन लाइन एट ए टाइम, मतलब लाइन बाय लाइन चलता है, पहले एक लाइन को करेगा, फिर उसमें अगर कोई एरर है तो उसको वहीं पे स्टॉप करके रुक जाएगा, यानी कि स्टॉप एट फर्स्ट एरर फाउंड। फिर नेक्स्ट लाइन पे चलता है, फिर ऐसे ही आगे बढ़ता है, मतलब एक एक लाइन से चलता है, तो इसलिए टाइम कंज्यूमिंग होता है, इसका एग्जीक्यूशन स्लोअर होता है। तो इसकी कोई सेपरेट आउट एरर्स की कोई सेपरेट आउटपुट फाइल क्रिएट नहीं होती है, इसको मेमोरी कम चाहिए होती है। और इसके एग्जांपल्स हैं पाइथन, बेसिक, जावास्क्रिप्ट। तो इनमें क्या यूज होता है, पाइथन, बेसिक और जावास्क्रिप्ट में इंटरप्रेटर यूज होता है एज ए ट्रांसलेटर। फिर आता है असेंबलर। असेंबलर जो है वो असेंबली लैंग्वेज, जो सेकंड जनरेशन लैंग्वेज थी, उसी को सिर्फ कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज में। तो इसके लिए किसी ये जो है असेंबलर हाई लेवल लैंग्वेज में यूज नहीं होता है। हाई लेवल लैंग्वेजेस मतलब कि सी, सी प्लस प्लस, फोर्ट्रॉन, कोबोल, बेसिक, इस तरह की जो लैंग्वेज है वो थर्ड जनरेशन लैंग्वेजेस को हाई लेवल लैंग्वेजेस बोला जाता है। तो यहाँ पे असेंबलर यूज नहीं होता है, यहाँ पे सिर्फ कंपाइलर और इंटरप्रेटर यूज होता है। अब एक कंपैरिजन है, आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब डायरेक्टली यहीं से आप अगर इसी को पढ़ लेते हैं तो कंपाइलर और इंटरप्रेटर का कोई भी क्वेश्चन आएगा आप उसको कर सकते हैं। जैसे कि ट्रांसलेटर, कंपाइलर में इंटायर प्रोग्राम एट वंस, इंटरप्रेटर में वन लाइन एट ए टाइम। एग्जीक्यूशन स्पीड कंपाइलर का फास्टर होता है क्योंकि ये पूरा एक साथ कर देता है, इसका स्लो होता है। एरर रिपोर्टिंग कैसे होती है, ऑल एरर्स एट वंस, एक साथ उसकी लिस्ट बना देता है। ये पहला एरर आते ही रुक जाता है वहीं पे कि यहाँ पे एरर आ गया है, आगे प्रोसेसिंग नहीं होगी, तो पहले उस एरर को ठीक करो फिर आगे चलो। आउटपुट जनरेट्स ऑब्जेक्ट कोड फाइल, इसमें कोई नई फाइल जनरेट नहीं होती है। मेमोरी स्टोरेज, इसमें ज़्यादा मेमोरी चाहिए, इंटरप्रेटर में लेस मेमोरी चाहिए। एग्जाम्पल जैसे सी और सी प्लस प्लस में, ये पाइथन, बेसिक, जावास्क्रिप्ट में। अब आते हैं फ्लो चार्ट पर। एग्जाम में फ्लो चार्ट के सिंबल्स के बारे में जरूर पूछा जाता है। फ्लो चार्ट क्या है? फ्लो चार्ट एक डायग्राम है जो किसी प्रॉब्लम या प्रोसेस के स्टेप्स को डायग्रामेटिकली पिक्चर के रूप में दिखाता है। मतलब कि किसी भी जो भी प्रॉब्लम हम सोल्व करने वाले हैं कोड के थ्रू, या फिर वैसे भी कोई भी मैथमेटिकल प्रॉब्लम है या कोई भी प्रॉब्लम हो, अगर उसको सोल्व करने वाले हैं, उस जो सॉल्यूशन करने का जो प्रोसेस है उसके स्टेप्स को डायग्राम्स के थ्रू रिप्रेजेंट करना फ्लो चार्ट कहलाता है। तो यूजिंग इसके जो सिंबल्स होते हैं फ्लो चार्ट के, वो स्टैंडर्ड होते हैं अक्रॉस द वर्ल्ड, ताकि कोई भी बंदा समझ जाए कि ये प्रोसेस है, कि यहाँ से स्टार्ट हो रहा है या फिर यहाँ पे कोई डिसीजन हो रहा है। ये प्रोग्रामिंग से पहले का स्टेप है। पहले फ्लो चार्ट बनाओ फिर कोड लिखो। फ्लो चार्ट के सिंबल्स याद रखें, ये एग्जांपल के थ्रू हम समझ रहे हैं। पहला सिंबल है ओवल। ओवल यूज होता है एज ए टर्मिनल, यानी कि जो स्टार्ट और एंड पे, इस पे स्टार्ट और एंड पे, जैसे प्रोग्राम स्टार्ट होगा वहां पे फ्लो चार्ट में ओवल आएगा, एंड आएगा जो स्टॉप होएगा वहां भी ओवल शेप में आएगा। फिर जो रेक्टेंगल होता है वो प्रोसेस के लिए होता है, जैसे ये रेक्टेंगल है वो किसी मैथमेटिकल प्रोसेस, यानी कि अगर सम करना है तो सम ए प्लस बी, यहाँ जैसे इसमें हो रहा है एन डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 0, एन परसेंटाइल, इसका मतलब कि जो है ये 0 इसका रिमाइंडर है। तो ये प्रोसेस होता है, प्रोसेस को दिखाया जाता है रेक्टेंगल से। फिर जो इनपुट और आउटपुट है, जैसे कि ये है इनपुट, दी जो नंबर इनपुट हुआ, फिर आउटपुट में जैसे प्रिंट हुआ, ये जो इनपुट और आउटपुट है उसको किससे दिखाया जाता है, पैरेललोग्राम से। ये क्या है, पैरेललोग्राम से। फिर है डायमंड।
डायमंड दिखा यूज होता है डिसीजन को दिखाने के लिए, यानी कि जैसे कि ये n परसेंटाइल अगर रिमाइंडर 0 है यानी कि यस डिसीजन है, ना अगर यस तो इसको डायमंड में आएगा, नो तो डायमंड में आएगा। जो यस नो डिसीजन होते हैं या फिर ट्रू फॉल्स डिसीजन होते हैं वो डायमंड शेप से दिखाए जाते हैं। और जो फ्लो डायरेक्शन है जैसे कि ये एरो से दिखते हैं, जो एरो लगेगी यहाँ पे वो फ्लो यानी कि जो प्रोग्राम किस डायरेक्शन में जा रहा है, यानी कि जैसे अब यहाँ से प्रोसेस हुआ, अब इधर जाना है कि इधर जाना है, यस होगा तो इधर जाएगा प्रिंट इवन करेगा, नो तो नहीं, फिर इधर आके स्टॉप। तो ये जो स्टैंडर्ड शेप्स हैं फ्लो चार्ट में सिंबल्स यूज किए जाते हैं, इनमें क्वेश्चंस पूछ ले जाते हैं डायरेक्टली। कैसे, जो ओवल शेप होती है वो स्टार्ट और एंड के लिए, पैरेललोग्राम यूज होता है इनपुट और आउटपुट के लिए, प्रोसेस के लिए यूज होता है रेक्टेंगल, डिसीजन के लिए यूज होता है डायमंड। याद रखें, स्क्रीनशॉट ले लें, कई एग्जाम्स में पूछा गया है, आगे भी पूछा जा सकता है। फ्लो चार्ट से पहले आता है एल्गोरिदम, ये भी टॉपिक एमसीक्यू में पूछा जाता है। एल्गोरिदम क्या है? A finite step by step set of well defined instructions used to solve a particular problem, यानी कि किसी भी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए एक इंस्ट्रक्शंस हम जो देते हैं उनका स्टेप बाय स्टेप लिखते देते हैं। अगर स्टेप बाय स्टेप यानी कि पहले क्या स्टेप आएगा, फिर क्या आएगा, फिर क्या आएगा, फिर क्या आएगा, पूरी जो स्टेप्स हैं उनको लॉजिकली ऑर्डर में लिख दिया जाए तो उसको एल्गोरिदम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एल्गोरिदम। यानी कि सिंपल भाषा में अगर समझाएं तो जब भी कोई प्रॉब्लम सोल्व करनी हो पहले उसको स्टेप सोचते हैं, वही एल्गोरिदम है। जैसे चाय बनाने की रेसिपी एक एल्गोरिदम है, यानी कि पहले पानी रखेंगे, पानी में फिर चाय पत्ती डालेंगे, चीनी डालेंगे, अदरक डालेंगे, उसको उबालेंगे, फिर उसमें दूध डालेंगे, फिर उसको उबालेंगे और फिर चाय को छान के पी लेंगे। तो ये जो स्टेप्स हैं, ऑर्डर में जो स्टेप्स हैं, इनको अगर लिख दिया जाए तो इसको चाय बनाने का एल्गोरिदम बोला जाएगा। एल्गोरिदम की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जो अच्छे एक एल्गोरिदम की निशानी होती हैं। पहली है फाइनाइटनेस, यानी कि जो स्टेप्स हैं वो फाइनाइट होने चाहिए, ऐसे कि नहीं चलते जा रहे हैं, तो मस्ट एंड आफ्टर ए फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स। दूसरी है डेफिनिटनेस, यानी कि एवरी स्टेप मस्ट बी क्लियरली डिफाइंड। तीसरा है इनपुट, जीरो और मोर इनपुट्स रिक्वायर्ड, यानी किसी भी काम को करने के लिए इनपुट तो चाहिए। फिर आता आउटपुट, एटलीस्ट जो उस प्रोसेस की कोई ना कोई आउटपुट आनी चाहिए। फिर है इफेक्टिवनेस, ईच स्टेप मस्ट बी प्रैक्टिकली डूएबल, ऐसा नहीं कि हमने कोई ऐसा स्टेप लिख दिया कि जो प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। तो जो भी स्टेप लिखे हैं वो प्रैक्टिकली डूएबल होना चाहिए। तो जो एक अच्छा एल्गोरिदम होता है उसकी प्रॉपर्टीज होती हैं फाइनाइटनेस, डेफिनिटनेस, इनपुट, आउटपुट और इफेक्टिवनेस। एग्जाम्पल अगर बताएं कि जैसे कि दो नंबर्स ऐड करने हैं, तो पहला स्टेप क्या होगा, स्टार्ट, फिर इनपुट देके रीड वैल्यूज ऑफ ए एंड बी, यानी ए की वैल्यू को रीड करो, बी की वैल्यू को रीड करो। फिर है कैलकुलेट सम, प्रोसेस होएगा ए प्लस बी, फिर प्रिंट करेंगे उसको सम में, फिर स्टॉप। और फिर इसी को अगर हम डायग्रामेटिकली शो कर दें तो उसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे, पीछे अभी जो पढ़ा था फ्लो चार्ट, यानी कि स्टार्ट, स्टार्ट आएगा ऐसे ओवल शेप में, फिर जाएगा इनपुट यानी कि पैरेललोग्राम ये आएगा, रीड ए और बी, फिर क्या आएगा कैलकुलेट सम, यानी कि प्रोसेस, प्रोसेस किस में आएगा, रेक्टेंगल में, फिर आएगा प्रिंट सम, जो सम आया उसको प्रिंट कर देंगे, आउटपुट यानी कि इसमें आएगी पैरेललोग्राम, लास्ट में स्टॉप, ये ओवल शेप। तो आप समझ रहे हो ये एल्गोरिदम है। एल्गोरिदम को फ्लो चार्ट में कैसे कन्वर्ट करने हैं, डायग्राम जो सिंबल्स के जो सिंबल्स स्टैंडर्ड होते हैं इनको याद रखें। स्टार्ट और एंड के लिए ओवल, इनपुट आउटपुट के लिए पैरेललोग्राम, प्रोसेस के लिए रेक्टेंगल, समझ दें। डायरेक्शन फ्लो के लिए जो तीर का निशान होता है वो एरो निशान। अब एक क्विक रिवीजन समरी कर लेते हैं जो लैंग्वेजेस की
जैसे कि फोर्ट्रन लैंग्वेज 1956-7 में आई थी, वर्ल्ड की फर्स्ट हाई लेवल लैंग्वेज क्रिएटेड बाय IBM, यूज्ड इन साइंस एंड मैथ। कोबोल ग्रेस होपर ने बनाया था बिजनेस और बैंकिंग एप्लीकेशंस में। फुल फॉर्म है इसकी कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। फोर्ट्रेन की है फॉर्मूला ट्रांसलेटर। सी लैंग्वेज 1972 में आई थी, इंपॉर्टेंट है, डेनिस रिची ने बनाई थी एट बेल लैब्स में। मदर ऑफ ऑल लैंग्वेजेस बोला जाता है इसको, यूज्ड इन सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम्स में। जावा 95 में आई थी, जेम्स गोसलिंग ने एट सन माइक्रो सिस्टम्स पे बनाया था। राइट वंस रन एवरीवेयर, जैसे कि मदर ऑफ ऑल लैंग्वेजेस है, ऐसे जावा राइट वंस रन एनीवेयर। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होती है। फिर पाइथन आया था, रिवोल्यूशनरी लैंग्वेज है जो AI और डेटा साइंस में यूज हो रही है आजकल बहुत ही ज़्यादा। ये 91 में आई थी। सिंपलेस्ट सिंटेक्स है आज के, जो मिलता जुलता बिल्कुल हमारी इंग्लिश लैंग्वेज की तरह ही इसका सिंटेक्स होता है। ग्यूडियो वेंजोसो ने बनाया था। फिर कंपाइलर और इंटरप्रेटर पढ़ा हमने, इसमें कंपाइलर इंटायर कोड को एक साथ कन्वर्ट करता है, इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करता है, और असेंबलर जो होता है वो असेंबली लैंग्वेज को मशीन में कन्वर्ट करता है ओनली, हाई लेवल लैंग्वेजेस को नहीं करता, ये इंपॉर्टेंट है। फिर फ्लो चार्ट सिंबल्स हमने पढ़े, डायमंड डिसीजन के लिए, ओवल स्टार्ट और एंड के लिए, पैरेललोग्राम इनपुट आउटपुट के लिए, प्रोसेस के लिए रेक्टेंगल। एल्गोरिदम पढ़ा, फिर फाइनाइट स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस को एल्गोरिदम बोला जाता है। 5 प्रॉपर्टीज होती हैं इसकी, फाइनाइटनेस, डेफिनिटनेस, इनपुट आउटपुट, इफेक्टिवनेस। जावास्क्रिप्ट वर्सेस जावा। जावास्क्रिप्ट जो है ब्रेंडन ईच ने दिया था, ये भी 95 में। यूज्ड फॉर वेब ब्राउजर स्क्रिप्टिंग, नॉट रिलेटेड टू जावा एट ऑल, यानी कि जो जावा और जावास्क्रिप्ट दोनों अलग अलग हैं बिल्कुल। जावा क्या है? प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट वेबसाइट कोडिंग के लिए यूज होती है, और ये बनाई थी जेम्स गोसलिंग ने, ये भी 1995 में, और जावास्क्रिप्ट भी 1995 में, लेकिन किसने बनाई थी? ब्रेंडन ईच ने। ये वेब ब्राउजर की स्क्रिप्टिंग के लिए यूज होती है। तो दोस्तों, ये था आज का पार्ट 22, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का पूरा थ्योरी खत्म। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो लाइक जरूर करो, इससे मोटिवेशन मिलता है अगले वीडियोस बनाने के लिए। सब्सक्राइब करो अगर नहीं किया है, बेल आइकन भी प्रेस करो, शेयर करो अपने एग्जाम प्रिपेयरिंग दोस्तों के साथ। कमेंट में बताओ वीडियो अच्छी लगी हो, या फिर नेक्स्ट टॉपिक क्या आना चाहिए। अगला जो पार्ट आएगा वो पार्ट 22B आएगा, जिसके अंदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से रिलेटेड जितने भी PYQs हुए हैं वो सारे कवर करेंगे। तो अगला पार्ट जरूर देखें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक कीप स्टडिंग, कीप विनिंग। जय हिंद। Game of exams, the future is calling loud. Dream big, aim higher, breaking out the crowd. IIT should mentor